नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से आप मुझे बताइए कि आपको आवाज अच्छे से आ रही है, मैं अच्छे से दिख रही हूँ, अभी आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, वीडियो दिख रही है। जल्दी से एक बार बताइए। ठीक है, जल्दी से एक बार बताइए कि आपको वीडियो सही से दिख रही है, मैं अच्छे से दिख रही हूँ। जल्दी से आप एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में सब कुछ ओके है, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। आप लोगों को आवाज आ रही है, मैं प्रॉपर दिख रही हूं? बताएं एक बार, जल्दी से एक बार बताएं प्यारे बच्चों। वीडियो दिख रही है, मैं अच्छे से दिख रही हूं, ये सब कुछ ओके है? ठीक है, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। ओके है, चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास को। आज की क्लास में प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ संघीय विधायिका। आज हम पढ़ेंगे संसद। ठीक है, संघीय विधायिका को हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम संसद को पढ़ने वाले हैं। तो उसमें मैं आपको संसद क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, ये सब प्यारे प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, कल आपको बताया था मैंने, आपकी ही क्लास में मेरी तबीयत खराब हुई थी, जिसकी वजह से कल 1 घंटे भी हमने क्लास पूरी नहीं की थी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं कि आपकी जो क्लास है आज का टॉपिक उसमें क्या रहने वाला है। चलो ध्यान से सुनो। चलिए बेटा देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे संसद की, आपको ध्यान रखना है। चलो मैं लिख लिख कर आपको बताती जाऊंगी, एक एक स्लाइड को कंप्लीट करेंगे, लिख कर बताऊंगी, वो आपको कॉपी में लिखना है और आपको स्लाइड से रिवीजन कराऊंगी। अगर मैं संसद की बात करती हूँ प्यारे बच्चे, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करती हूँ, तो ध्यान से सुनना और ये भी बताऊंगी आपको लिखना क्या है। पार्लियामेंट, संसद, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्यारे बच्चों पार्ट 5 में है। ठीक है, पार्ट 5 या हम कह सकते हैं कि भाग 5 में है। और आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक आपकी संसद है। ठीक है, आर्टिकल कहां से लेकर 79 से लेकर 122 तक प्यारे बच्चों आपकी संसद दी गई है। ठीक है, दो आपको ध्यान रखना है। अब ये जो संसद है इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि विधानमंडल बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि विधानमंडल प्यारे बच्चों बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी संसद। तो आपको ध्यान से चीजों को सुनना है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिएगा, यहाँ पे पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक आपकी संसद है। और संसद के बारे में बात करेंगे तो प्यारे बच्चे संसद कहाँ पर है? आर्टिकल 79 सबसे पहला आर्टिकल है, इसमें कहा गया है संसद का निर्माण। ठीक है, इसमें कहा गया है संसद का निर्माण कैसे होगा या संसद का गठन कैसे होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट आपसे पूछा जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट है प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कैसे होता है, तो इसमें कौन कौन होता है देखना तो जरा प्यारे बच्चे। इसमें आपकी एक होती है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, जिसे मैं लिखूंगी LS। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपकी संसद का कार्य क्या होता है। संसद का क्या कार्य होता है? राज्यसभा और प्यारे बच्चों राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं हम संसद। यानी आपकी जो संसद है वो इन तीनों का ही मिला हुआ नाम है। ठीक है, वो इन तीनों का मिला हुआ नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि यहां से एक प्रश्न बनेगा कि संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के अंग आपसे पूछे जाएंगे, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे 3। फिर आपसे अगला क्वेश्चन, संसद के सदन पूछे जाएंगे कि कितने होते हैं, यानी कि हाउस, तो आप आंसर करोगे 2। ये आपके संसद के बहुत बढ़िया कानून बनाना। मैम संसद का कार्य आपने हमें बताया है कि जो संसद होती है, ये संसद क्या कार्य करती है, तो संसद का कार्य है कानूनों का निर्माण, का कार्य
कानूनों का निर्माण, ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ लॉ, कानूनों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ लॉ प्यारे बच्चों किसका काम होता है? आपकी पार्लियामेंट का, आपकी संसद का, यानी कि आपकी संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। इन तीनों को जब एक साथ मिलाया जाता है तो इन्हें संसद कहा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इन तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तो इन्हें क्या कहा जाता है? संसद। यानी अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो इन तीनों में से किसी एक के भी नहीं होने पर आप कानून नहीं बना सकते, ये आप ध्यान रखना। अगर लोकसभा नहीं है तो भी कानून नहीं बनेगा, राज्यसभा नहीं है तो भी नहीं बनेगा, राष्ट्रपति नहीं है तो भी नहीं बनेगा। किसी भी कंडीशन में कानून नहीं बन सकता। यानी कानून बनाने के लिए प्यारे बच्चे हमें इन तीनों की जरूरत होगी। और संसद किसके लिए कानून बनाती है? पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए कानून बनाती है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ संसद का इंट्रोडक्शन, संसद क्या होती है। अब प्यारे बच्चे आगे हम पढ़ेंगे संसद का एक हाउस जिसका नाम है लोकसभा, जिसका नाम है लोकसभा। प्यारे प्यारे बच्चों, लोकसभा के पहले आप लिखेंगे अन्य नाम क्या क्या होते हैं। अन्य नाम यानी कि अदर नेम, किस किस नाम से हम जानते हैं, आपको लिखना है जो मैं हाथों से लिख रही हूं। आपको लिखना है ये, ठीक है, फिर आपको लिखना है ये जो मैं लिख रही हूं, अन्य नाम अदर नेम। तो पहला लिखिएगा जनता का सदन कहते हैं, जनता का सदन इसको कहा जाता है। हाउस ऑफ द पीपल इसको कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, जनता का सदन प्यारे बच्चे इसको कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। अब आप पढ़ लीजिए बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो इसे क्या कहते हैं? जनता का सदन। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चे इसमें जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? जनता के थ्रू। आपके जो भी इलेक्शन है वो या तो अप्रत्यक्ष होते हैं यानी कि इनडायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा आपका होगा? डायरेक्ट इलेक्शन। और डायरेक्ट इलेक्शन में कौन वोटिंग करता है? जनता। इसीलिए प्यारे बच्चे ये जनता का सदन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि आते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं प्यारे बच्चों, वो कहां से आते हैं? वो पब्लिक के थ्रू आते हैं। वो एमपी कहां से आते हैं? पब्लिक के थ्रू आते हैं, ठीक है। एमटीएस एग्जाम में इसका काम होगा जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। मैम आप आरपीएफ के बैच में क्यों नहीं पढ़ाई आज? क्योंकि बेटा मेरी तबीयत नहीं थी, मेरी तबीयत सही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इतनी सारी क्लासेस अभी ले सकूं, ठीक है। कल से ही मेरी तबीयत खराब है। ये बैच मैं आपका इसलिए ले रही हूँ ताकि इस बैच के जो बच्चे हैं वो जब नया बैच आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर हो सकें। आरपीएफ के एग्जाम में अभी टाइम है तो उसमें मैं आराम से क्लासेस ले सकती हूँ, इसलिए नहीं ली है ना। तो आप जो है पढ़ लीजिए अब ध्यान से, अभी कमेंट नहीं करेंगे। आप मेरी तबीयत बार बार पूछ रहे हैं तो बच्चा पूरी तरीके से ठीक नहीं है, अभी तबीयत मेरी खराब ही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को आगे। अब यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जनता का सदन इसको कहते हैं प्यारे बच्चे, इसी को हम प्रसिद्ध सदन भी कहते हैं, प्रसिद्ध सदन इसको कहा जाता है। साथ साथ इसको निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है, यह आपका निम्न सदन। और प्यारे प्यारे बच्चों इसे और क्या कहा जाता है? अस्थाई सदन, यानी टेम्पररी हाउस इसको कहा जाता है। तो आप यहां लिखेंगे फेमस हाउस, इंग्लिश में इसी को कहा जाता है। उसके बाद आप लिखेंगे इसको कहा जाता है लोअर हाउस, इसी को कहा जाता है आपका टेम्पररी हाउस, टेम्पररी हाउस। ये सब प्यारे बच्चे लोकसभा के नाम हैं। मैम अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों हर 5 साल पे इसका इलेक्शन होता है, क्योंकि हर 5 साल पर इसका इलेक्शन होता है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं बेटा आज क्लास नहीं छोड़ सकते हैं, मैं आपकी क्लास नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे और यहां लिखेंगे लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन लिखेंगे हम, लोकसभा का गठन, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, किसमें है? आर्टिकल 81 में है। और ये कंपोजिशन कैसे होता है, मूल संविधान में कितने लोग थे, ये सब मैं आपको बताने वाली हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा या लोकसभा का जो गठन है प्यारे बच्चे ध्यान रखना, किससे होता है? सदस्यों से। सदस्यों से। सदस्य कौन होते हैं? तो प्यारे बच्चे वो होते हैं एमपी, वो होते हैं आपके एमपी। और उन एमपी को कौन चुनता है? मैम हम चुनते हैं, हम चुनते हैं। चुनाव कौन करवाता है? गौरव योगी। चुनाव करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग, बताऊंगी आपको। ठीक है, तो एमपी। अब देखना है यहाँ पे मूल संविधान में, मूल संविधान में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, ध्यान से सुनना, मूल संविधान में सदस्यों की संख्या, ठीक है, कितनी हुआ करती थी? तो आप लिखेंगे 500, 500 हुई। उसके बाद प्यारे बच्चे आपके संविधान में संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। और ये संख्या 500 से बढ़ाकर कितनी हो गई? 525। ध्यान से सुनते रहना प्यारे बच्चे, 525। और फिर प्यारे बच्चों आपका हुआ 31वां संविधान संशोधन आपका 1973 में। और यहां पे संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545। कहा कि 545 सदस्य कितने होंगे आपके यहां पे लोकसभा में, सीटें कहो या फिर सदस्य कहो। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि आपके ये जो सदस्य हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ती रही। और जब यहाँ पे 545 की गई थी तो इसी समय ये कहा गया था कि जिस समय ये आपकी 545 निर्धारित हुई थी तभी यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चों एक बात और कही गई थी कि इसमें जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी या अधिकतम सीटें होंगी, अधिकतम सीटें या सदस्य संख्या वो कितनी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे वो इन्होंने कही थी 552, 552। और मैं आपको बता दूं जब ये 545 की गई तो ध्यान से सुनना, 545 सीट इनका क्या किया गया था फिक्स करके? ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, अगली स्लाइड यूज करती हूं। 545 जब निर्धारित की गई, ये तो मैक्सिमम है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप कहोगे कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है। क्लियर? तो आप कह सकते हो फिलहाल कितनी है बेटा, आ रही उसी पॉइंट पे पहुंच रही हूं, आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे। तो यहां पे ये किया गया। फिर प्यारे बच्चों ये जो 545 सीट थी, 545 सीट जब इनकी संख्या निर्धारित हुई तो यहां पे आपके संविधान में एक संशोधन हुआ, जरा ध्यान से सुनना, 84वां संविधान संशोधन 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। और इस संशोधन को, सीए का मतलब है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यहां पे संशोधन हुआ और संशोधन करके कहा कि लोकसभा की सीटें, लोकसभा कहो या राज्यसभा कहो या विधानसभा, सबके लिए हुआ था ये अमेंडमेंट, विधानसभा कहो
या फिर प्यारे बच्चों विधान परिषद। सबकी सीटें निश्चित की गई थी क्योंकि, ठीक है। अब लोकसभा की कितनी सीटें हैं अभी तक मैम? 545 सीट हैं जब तक आपने बताया है। तो यहां पे क्या किया गया, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 की जनगणना, सेंसस किस ईयर का था? 1971 का। जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या 2026 तक के लिए निश्चित कर दी गई। निश्चित यानी कि फिक्स्ड, निश्चित फिक्स्ड कर दी गई। कब तक के लिए प्यारे बच्चे? 2026 तक के लिए, कि 2026 से पहले सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 2026 से पहले सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 1 मिनट मैं कर देती हूं ठीक, अब नहीं होगा ब्लर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे देखिएगा, आगे फिर प्यारे बच्चों जब यहां पे ये बात हो गई तो अब यहां पे ध्यान से सुनना, सीटें कब तक? 2026, 1971 का सेंसस, और ये फिक्स हो गई कि अब इन सीटों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन प्यारे बच्चों आपका एक और संशोधन, 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, और इस संशोधन के द्वारा कुछ परिवर्तन हुए। ध्यान से सुनना जरा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था 330, ठीक है, और एक आर्टिकल था प्यारे बच्चों 331, और एक आर्टिकल है 333। जरा गौर से सुनना प्यारे बच्चों, आर्टिकल 331 में कहा गया कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन, 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन मनोनीत यानी कि नॉमिनेट, ठीक है, इसको भी लिखते हैं अभी, मनोनीत यानी कि मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, फिर आपका एक और आर्टिकल जो मैंने लिखा था, आर्टिकल नंबर 333, इसमें कहा गया था कि विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एक साथ पढ़ाने की चीजें हैं वो एक साथ पढ़ा रही हूं, में एक आंग्ल भारतीय, ठीक है, एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। अब प्यारे बच्चों जरा गौर से सुनना, ठीक है, ध्यान से। दोनों जगह पे क्या है? एंग्लो इंडियन। अब पहले तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये एंग्लो इंडियन क्या होता है, जैसे शंकर का पहला क्वेश्चन यही आया है कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों एंग्लो इंडियन को समझ लो, उसके लिए मैं अगली स्लाइड, क्योंकि यहां पे अभी मुझे लिखना है। एंग्लो इंडियन देखो, आपका यहाँ पे एक व्यक्ति है ए, ये एक मेल है, एक आपकी है बी, ये एक आपकी फीमेल है, और प्यारे बच्चों एक है यहां पर सी, ये एक बच्चा है। अब बच्चा किसका है? ध्यान से सुनो, आपको पता है कि आपके यहां पर पहली बार
आपको ये बताया गया है, इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा कि आपके यहाँ शासन करने कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। अंग्रेज यहां पर आए और प्यारे बच्चों उन्होंने यहाँ पे शासन किया। अब शासन करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पे महिलाओं से शादी भी करी। उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी करी ताकि वो अपने शासन को स्थायी बना सकें, ताकि वो भारत में एक स्थायी तरीके से रह सकें। तो प्यारे बच्चे इस मेल ने, ये कौन है? आप मान सकते हो कि ये एक ब्रिटिश है, ये एक अंग्रेज है, और ये कौन है? ये एक इंडियन फीमेल है, ये भारतीय है। तो इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया? इन दोनों ने प्यारे बच्चों कर ली यहां पर शादी। अब शादी के बाद फिर क्या हुआ? इनका सी नाम का एक बच्चा हुआ। तो ये बच्चा क्या कहलाया है? ये बच्चा कहलाया एंग्लो इंडियन। वैसे ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये क्या कहलाया? आंग्ल भारतीय। यानी कि जो आपके ब्रिटिशर्स यहां पर शासन करने आए थे, उन्होंने जब भारतीय महिलाओं से शादी करी तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए उन्हें क्या कहा गया? एंग्लो। एंग्लो मतलब अंग्रेज और इंडियन मतलब भारतीय, तो एंग्लो इंडियन। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। आगे देखिए, अब यहां पे ये किया जाता था, ठीक है, लेकिन जब 104वां संविधान संशोधन 2019 हुआ तो इसमें क्या कहा गया? इसके अनुसार इसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत नहीं किए जाएंगे। आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत नहीं किए जाएंगे। मतलब आज के बाद ना तो लोकसभा में और ना ही विधानसभा में एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों ये क्या कर दिया गया है? समाप्त। दोनों जगह से एंग्लो इंडियंस को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब जब यहां से समाप्त हुआ तो क्या प्रभाव पड़ा? ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अगली स्लाइड ही ले लेती हूं, अगली स्लाइड पे ही लिख लेते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था तो इसको हटा सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि 545 सीट। अब प्यारे बच्चे सीट कब तक के लिए फिक्स हैं? 2026 तक के लिए फिक्स हैं। 2026 तक के लिए निश्चित हैं, फिक्स्ड हैं। ठीक है, अब इन्होंने फिक्स्ड कर दिया, लेकिन आपको मेरे को बताना होगा कि अगर मैं 545 माइनस 2, कौन से माइनस होंगे? एंग्लो इंडियन। तो आप कहोगे मैम ये तो फिक्स हैं। तो प्यारे बच्चे सीट फिक्स हैं, सदस्य फिक्स नहीं है। फिक्स क्या किया गया था? सीट। तो इसमें से जब 2 आंग्ल भारतीय घटाओगे तो आपका क्या बचेगा? 543 सदस्य आपके बचेंगे जो आपके वर्तमान में हैं, वर्तमान में लोकसभा सदस्य। तो कितने हैं प्यारे बच्चों? 543, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस आपके नॉमिनेट हो गए थे। आर्टिकल 339 नहीं लिखा है, 331 और 333 लिखा है। प्लीज आप फोकस करें क्लास की तरफ। तो यहां सीट निश्चित की गई। तो वर्तमान में सदस्य कितने हैं? आप कहोगे सदस्य 543 है, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लोकसभा में वर्तमान में सीट कितनी है, वर्तमान में सीट कितनी है, तो सीट बेटा अब भी 545 हैं। वो बात अलग है कि वो खाली हैं, लेकिन सीट तो 545 ही हैं। सदस्य कितने हो गए? सदस्य 543, क्योंकि कमी किसमें की गई? सदस्यों में, सीटों में नहीं। कमी कहां पर की गई? सदस्यों में। सीटें तो मैम यहां पर 2026 तक के लिए निश्चित हैं। और अधिकतम में क्या करेंगे? अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम सदस्य प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहना कि अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं। लेकिन मैम
लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती हैं? अधिकतम सीट, तो प्यारे बच्चे यहां पर भी 2 प्लस कर दो, 552, क्योंकि सीटें निश्चित हैं लेकिन सदस्य निश्चित नहीं हैं। इतनी बात समझ में आई हो तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। तो मेंबर्स 543 लेकिन सीटें 545, क्योंकि वो 2026 तक के लिए फिक्स हैं। सीटों में अगर कोई परिवर्तन होगा तो वो 2026 के बाद होगा, ना कि पहले। सदस्यों में कमी की जा सकती है पर सीटों में कमी नहीं की जा सकती। अब इसको अगर हम 545 को आज के समय में डिवाइड करें तो देखो 545 पहले कैसे होता था कि भाई 524 आपके कहां से आते थे मेंबर्स? स्टेट से इलेक्ट होकर, स्टेट्स यानी कि राज्यों से। 19 आपके आते थे यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 होते थे प्यारे बच्चों एंग्लो इंडियन, 2 होते थे एंग्लो इंडियन। अब आप इसको यहां से खत्म कर रहे हो तो कितने हो गए? जोड़ लो, 524 और 19 मैम 4, 543 हो गए, क्योंकि इन्हें खत्म कर दिया गया है, यहां से समाप्त किया, से ये आपके नॉमिनेट नहीं होंगे। अब प्यारे प्यारे बच्चों एक और चीज सुनो, फिर से लिखो 100। और हाँ ये ध्यान रखना कि ये वाला जो संशोधन है, ये वाला जो संशोधन है ये लागू कब से हुआ है? लागू कब से हुआ है? लागू हुआ है 25 जनवरी 2020 से। 25 जनवरी 2020 से ये संशोधन लागू हुआ है। कौन था मैम? कौन था मैम? क्या कौन था? सुधारलाल सी आग। कौन कौन, क्या पूछ रहे हो आप? कौन था? कौन था, लेकिन कौन कौन था ये भी तो बताओ, किसके बारे में पूछ रहे हो? सिंपल लिख रहे हो कौन था मैम, कौन था मैम, क्या कौन था? ठीक है आगे आ जाइए। आगे फिर प्यारे बच्चों हम बात करते हैं दोबारा से 104वां संविधान संशोधन 2019। जब आप मैम दोबारा क्यों बता रही हो? क्योंकि इसके द्वारा 2 चेंजेस हुए हैं। ठीक है 2019 प्यारे बच्चे आपके संविधान में 2 आर्टिकल एक साथ पढ़ाऊंगी फिर से, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332, इनको पढ़ो। इसमें क्या था? लोकसभा में SC ST को आरक्षण या SC ST के लिए आरक्षण, ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन। थोड़ा नीचे कर लेती हूं, के लिए आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। यहां पर विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण, दोनों जगह पर आपके शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या किया गया था? तो इन दोनों के लिए प्यारे बच्चों यहां क्या किया गया था? रिजर्वेशन। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि रिजर्वेशन केवल पहले किसको दिया गया था? तो रिजर्वेशन जो दिया गया था पहले केवल 10 सालों के लिए दिया गया था। अब यहां पे क्या कर दिया? ध्यान से, संशोधन के द्वारा क्या किया गया? ध्यान से सुनेंगे। इस संशोधन के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में, VS का मतलब है विधानसभा, विधानसभा मतलब VS, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि LA आप लिख सकते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको शॉर्ट में लिखेंगे LA। विधानसभा में SC ST के आरक्षण को, SC ST के आरक्षण को 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दिया गया।
2030 कर दिया गया। तो ये बात प्यारे बच्चे आप ध्यान रखेंगे कि एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया, 2020 से बढ़ाकर 2030, यानी कि प्यारे बच्चे 10 वर्षों के लिए बढ़ाया, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। ये बात प्यारे बच्चे आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था आपका 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों हमने ये सारी चीजें पढ़ी, 79 पढ़ा, लोकसभा का गठन कैसे होता है हमने पढ़ा, इसमें सदस्यों की वृद्धि कब की गई ये मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन पढ़ाया, एससी एसटी का आरक्षण पढ़ाया। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन, यानी कि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर्स, लोकसभा मेंबर्स। तो प्यारे बच्चे इनका इलेक्शन अभी मैंने बताया कैसा होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन। अब ध्यान से सुनना, एक आर्टिकल और बताने जा रही हूं, आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र या जिसकी आयु, और जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, मतदान कर सकता है, मतलब वोटिंग, मतदान कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब आगे की चीजें आप पीडीएफ से इजीली मेरे साथ पढ़ सकते हो। देखिएगा, लोकसभा की स्थापना कब हुई ये सब भी आपको बताया जाएगा, टेंशन ना लें। ठीक है, पहले आप यहां पे आ जाइए। अब आप रिवीजन कर लो जितना आपने पढ़ा है और देखो कितने अच्छे से समझ आएगा। भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ संघीय विधायिका, यहां दूसरे की जगह लिखना पहला, पहला आधार स्तंभ है ये। यहां पर भी लिखना आपका सेकंड की जगह फर्स्ट, जो पीडीएफ में करेक्शन होने हैं वो करवा देती हूं, फर्स्ट। ठीक है, पहला आपका आधार संघीय विधायिका या संसद है। इसका उपबंध संविधान के भाग 5, इसको काट देंगे, भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत किया गया है। द फर्स्ट पिलर ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, इट हैज बीन मेड चैप्टर, ये 2 हटा देंगे। ठीक है, ऑफ पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 79 टू 122, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, आगे फिर प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है, देखिएगा आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा हैं। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा हैं। ये आपका रिवीजन हो रहा है, पीडीएफ से नहीं लिखना है आपको, केवल वो लिखना है जो मैंने हाथ से लिखा है। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं। अगर टोटल इंग्लिश लिखनी है तो ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं आपको पढ़ा रही हूं।
ठीक है, आगे देखिएगा, आगे फिर हम बात करते हैं यहां पर लोकसभा। लोकसभा का गठन, लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के आर्टिकल 81 में किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। कितनी निश्चित थी? 500। फिर 500 से बढ़ाकर 525, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। यहां पे लिखना 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करते हुए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525। अभी मैंने आपको बताया है, यहां पर भी ठीक कर लीजिएगा 525। यहां देखिएगा बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, या 7 लिख लीजिएगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। उसके बाद यहां पे एक चीज और करेक्शन करनी है, 31 यहां पे 1973 करेंगे आप, और यहां पर भी 1973। तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी? 525 से 545। सब पढ़ा दिया आपको, सारी चीज बता दी। अब केवल आपको क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। लिखना आपको वही है जो मैंने हाथ से लिखा है, कुछ नहीं लिखना है इसके अलावा। उसके बाद देखिएगा जो स्लाइड से लिखना होगा मैं स्लाइड का बता दूंगी आपको। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550, क्या लिखा है? सदस्य संख्या, और सीटें 552। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 आपके संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम को डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम आपके 530 और 20, लेकिन मैंने आपको डिवीजन किसका करके दिखाया है? प्रेजेंट का, यानी 545 का। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघीय 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। यानी 104वां संविधान संशोधन करके दोनों जगह से एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेशंस को खत्म कर दिया गया कि अब से ये मनोनीत नहीं होंगे। और ये लागू कब से हुआ था? लागू हुआ है 25 जनवरी 2020 से। 104वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? तो मैम 25 जनवरी 2020 से। लेकिन संशोधन कब हुआ था? लिख लेना, कंफ्यूज मत होना, 2019 में, क्योंकि मैंने लिखवाया है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब आपको केवल रिवीजन। SC ST आरक्षण अनुच्छेद 330, 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी प्रावधान को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है, यहाँ लिखना लोकसभा में आपका 334 नहीं, आर्टिकल 330। ठीक है, इसीलिए मैंने PDF को लिया है कि अगर आप कभी इनके इस PDF से पढ़ने लग गए तो आपको करेक्शंस यहां पे करे हुए मिल जाएं। करिएगा आर्टिकल 330, यहां भी करिएगा आर्टिकल 330, और विधानसभा में आर्टिकल 332। ठीक है, आगे ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, 2030 तक के लिए बढ़ाया। फिर आगे देखिए, संविधान की इस व्यवस्था के अंतर्गत 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या 543, निर्वाचित सदस्य की संख्या निश्चित की गई। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 543 गलत है ये, क्योंकि यहां पे क्या किया गया है, यहां पे सदस्य की जगह लिखना सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, और यहां करना 545। ठीक है बेटा, एक एक पॉइंट करेक्शन करवा रही हूं मैं। 545 ही रहेगी, यहां पर भी लिखिएगा 545, और यहां लिखिएगा मेंबर्स की जगह द टोटल नंबर ऑफ द लोकसभा मेंबर्स की जगह सीट, क्योंकि सीटें निश्चित हैं। और अभी अभी हमारा क्या आपका चेंज हुआ है, तो आप कहोगे कि मैम अभी अभी चेंज हुआ है और कहा गया है कि सीटें कितनी होंगी, सीटें 545
545, लेकिन सदस्य कितने होंगे? 543। ठीक है। एंग्लो इंडियंस को क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि बेटा उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। अब आते हैं सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर, बता दिया। पहले 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता था। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। एक एक पॉइंट जो मैंने आपको पीडीएफ से पढ़ाया था, सॉरी लिखकर पढ़ाया था, वो सब पीडीएफ में है। 332 क्यों होगा बच्चा? 330 ही तो होगा, यहाँ पे केवल लोकसभा में बात कर रहा है, तो लोकसभा का एससी एसटी में 330 है। आप कह रहे हो 332, वो विधानसभा के लिए है। आर्टिकल 332 में एससी एसटी का रिजर्वेशन जो दिया गया है वो किसके लिए है? विधानसभा का। लोकसभा में तो 330 है, ये तो मैंने आपको बताया था। भरत आहिर, आपने बात को समझा ही नहीं। बच्चा कह रहा है कि जब 545 फिक्स है तो 552। बेटा वो मैक्सिमम थी, कि मैक्सिमम में 2026 में मैक्सिमम की भी बात की गई कि मैक्सिमम इतनी हो सकती हैं। ठीक है, मैक्सिमम इतनी हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन प्रेजेंट में 545 सीटें हैं, वर्तमान में वो मैक्सिमम नंबर है। भरत अहीर, क्लियर है? यहां तक मैंने आपको बताया निर्वाचन। अब यहां पे मैम एक नया पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है हमें, 61वां संविधान संशोधन, जरा इसको समझाइए। देखो बेटा जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहले मतदान की आयु, पहले मतदान की आयु, पहले मतलब 1989 से पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के द्वारा मतदान की आयु को घटाकर, मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष किया गया, 18 वर्ष किया गया। यानी वर्तमान में मतदान की आयु कितनी है? वर्तमान में मतदान की आयु 18 वर्ष है, की आयु 18 वर्ष, यानी एज ऑफ वोटिंग कितनी है? 18 इयर्स है। 18 इयर्स है प्यारे बच्चे। पहले कितनी थी? 21 साल। किस संशोधन के द्वारा चेंज हुआ? 61। बस ये बात इसमें बोली है, हमने समझ ली। आगे आगे देखिएगा, आपको केवल कितना पढ़ना है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष या अधिक है, लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है। कौन सा आर्टिकल? 326। प्यारे बच्चों अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको यहां से रब भी कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गलत नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। केवल आप इतना पढ़ेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी करती हूं मैं पीडीएफ, इसीलिए करेक्ट कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल पीडीएफ से पढ़ते हैं। ठीक है, पहले इंग्लिश मीडियम में भी अंडरलाइन कर लेंगे फिर रब करेंगे। आगे आ जाइए। Any person who is a citizen of India and is 18 years or age or above can vote in election to the Lok Sabha। ठीक है, केवल यहां तक आपको पढ़ना है, बाकी आप सारा यहां पे रब कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। आर्टिकल मैं भी हाथ से लिख दूंगी, हटा दीजिए इसको, खत्म। बस इतना, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कंटेंट आपको चाहिए। तो ये बात कहां कही गई है प्यारे बच्चे? आर्टिकल 326 में, आर्टिकल 326।
पढ़ा चुकी हूं मैं आपको आर्टिकल 326। ऐसे आप रिवीजन कर सकते हो, यही तरीका होता है बेस्ट। अब बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं जो आराम से आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगानी या कोई रामबाण नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। 330 ही करना है वहां पे आदेश कुमार। आगे चलिए, यहां सदस्यों की अहर्ताएं यानी कि आपके क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन इक्वल होती हैं, यानी समान होती हैं। तो हम दोनों की क्वालिफिकेशंस को एक साथ पढ़ेंगे और ये वाली चीज आपको पीडीएफ से ही लिखनी है। बाकी पीडीएफ पे मैंने राइट नहीं लगाया है, तो आपको बाकी चीजें वहां नहीं लिखनी है। देखो, लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों की अहर्ताएं यानी कि क्वालिफिकेशन, इसको आप एक सिंपल वर्ड दे सकते हो, योग्यताएं। लेकिन आपको अहर्ताएं भी पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है। वो कहां पर है? आर्टिकल 84 में। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन? पहला, भारत का नागरिक, यानी कि इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, ये लोकसभा के लिए, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो अगर लोकसभा सदस्य है। अगर लोकसभा सदस्य बनना चाहता है, अगर लोकसभा सदस्य बनना चाहता है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25। लेकिन राज्यसभा के लिए, लेकिन राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु। तो बेटा केवल किस में डिफरेंस है? एज में। उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोकसभा के मेंबर बनेंगे तो 25 साल, और अगर आप राज्यसभा के बनेंगे तो 30 साल। उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब आपका कॉमन है। राज्यसभा का सदस्य बनोगे, भारत का नागरिक, 25 वर्ष की आयु। राज्यसभा का, भारत का नागरिक, 30 वर्ष की आयु। उसके अलावा बाकी मैं जो बताने जा रही हूं वो भी कॉमन है। आगे देखिएगा यहां पर, फिर आपको क्या क्या ऐड करना है इसमें। ये तो हो गई आपकी दो। तीसरा लिखना, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। डू नॉट होल्ड, डू नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। ये सबको लिखना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम यही लिखना है, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद में चौथा लिखना, पागल ना हो। पांचवा लिखना, दिवालिया ना हो। यानी कि डू नॉट अनसाउंड माइंड, क्योंकि हम पागल को एमपी नहीं बना सकते। और डू नॉट इंसॉल्वेंट, यानी कि जो बैंक करप्ट होते हैं। इस सारे पॉइंट में आपको पहले भी समझा चुकी हूं। तो ये सब, जी हां, ये लिखना है और ये भी लिखना है। एक बार लास्ट में बता दूंगी आपको क्या क्या लिखना है। 25 से कम होगा तो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता, और 30 से कम होगा तो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, आदेश कुमार जी फालतू की बातें मत करा करो बेटा। मैं कई बार बोल चुकी हूं कि क्या गलत लिखा है वो भी बताया करो। अगर ये सिर्फ आपका नाम बुलवाने की ट्रिक है तो ये बहुत ही घटिया ट्रिक है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे देखिएगा। दिवालिया बेटा वो होता है जो बैंक के पैसे लेकर भाग जाता है।
अब क्वालिफिकेशंस, अब प्यारे बच्चे पढ़ेंगे डिसक्वालिफिकेशंस। यहां पे ध्यान रखना, यहां से ये हटा दो अभी फिलहाल, 101 मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी आर्टिकल। यहां हम पढ़ेंगे आर्टिकल 101। चलो देखो, ये आपकी चीजें लिखनी है हमें। यहां लिखिएगा, संविधान के आर्टिकल 102 के अनुसार पहला, कोई लाभ का पद धारण करता है, ये फर्स्ट है। यानी कि अगर उसने ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट ली है, वो लाभ के पद पर है, सरकारी नौकरी में है, तो वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं तो होल्ड्स एनी प्रॉफिट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 102। ठीक है। यदि वह विकृतचित या दिवालिया, विकृतचित का मतलब बेटा यहां पागल है, यानी कि इफ ही अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, यदि वह दलबदल कानून के तहत अयोग्य है। आप क्वालिफिकेशन में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, मैं ऐड करवाना चाहूंगी, छठा पॉइंट, दल बदल कानून लागू ना हो। अब ये दल बदल क्या होता है अभी समझाऊंगी आपको, पीडीएफ में लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। बताइए कौन सी शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ, बताइए कौन सी शेड्यूल में है। अब इसका उल्टा कर दो, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन आपने बताया, क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक, भारत का नागरिक ना हो। आपने बताया उसकी आयु 25 या 30 वर्ष हो, तो आयु पूरी ना हो। फिर तीसरे का उल्टा करो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर हो। फिर उल्टा करो, पागल ना हो, पागल हो। दिवालिया ना हो, दिवालिया हो। यानी कि दल बदल कानून लागू ना हो, दल बदल कानून लागू हो। यानी जब आप क्वालिफिकेशन का उल्टा करोगे तो प्यारे बच्चे वही क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा आपके लिए डिस्क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन आर्टिकल नंबर 84 में, और प्यारे बच्चों डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल नंबर 102 में। बिल्कुल सही बोला है आपने, दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस में है, 10th शेड्यूल में। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आंसर भी कर रहे हैं। आदेश कुमार जी 330 ही लिखना है, वहां पे 334 नहीं लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आगे। अब यहां पे प्यारे बच्चों आप पहले समझो कि दल बदल क्या होता है। देखो दल बदल, यदि वह उस राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, वह का मतलब है सदस्य। अब मैं इस पॉइंट को आपको समझाती हूं, यह आपको पीडीएफ से ही लिखना है। जिन पीडीएफ पर मैंने राइट का निशान लगाया है वो पीडीएफ से आपको लिखना है। अब ध्यान से सुनना, यदि वह उस राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा यानी अपनी मर्जी से छोड़ता है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेते, एक सदस्य ए नाम का एक एमपी है, और ये किस पार्टी से एमपी बना, बीजेपी से। अब ये कह रहा है मुझे बीजेपी पसंद नहीं है, मैं तो कांग्रेस में जाऊंगा। ये कांग्रेस चला गया। फिर इसने कहा मुझे कांग्रेस भी पसंद नहीं है, मैं तो आम आदमी पार्टी में जाऊंगा। तो प्यारे बच्चे ऐसे व्यक्ति पर क्या लगता है, जो बार बार पार्टी चेंज करता है, उसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ लगाते हैं। जैसे आप कहते हैं दल बदलू, जैसे आपका ग्रुप है, अब आपके ग्रुप में एक दोस्त ऐसा है आपका जो हर किसी ग्रुप में चला जाता है, हर ग्रुप में चला जाता है, कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में, तो आप उसको क्या कहते हो, दल बदलू। तो दल बदलू पर क्या लगता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ऐसा व्यक्ति जो बार बार दल बदलता है उस पर दल बदल कानून लगता है। और इसके लिए एक आपका एमपी बड़ा फेमस हुआ था, जिसका नाम रख दिया था आयाराम और गयाराम। ठीक है, आगे
यदि वह उस राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता। मतलब जिस राजनीतिक दल का वो सदस्य है, जैसे आपकी भाषा में समझाऊं, भाई आपके दोस्त से आप क्या उम्मीद करते हो कि आपका दोस्त हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। ध्यान से सुनना और आंसर भी देना कि आपका दोस्त आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन कल के दिन अगर आपका दोस्त आपकी जगह आपके दुश्मन को सपोर्ट करे तो आप उसे क्या कहोगे? तो आप उसे क्या कहोगे बेटा, जल्दी बताओ। आप कहोगे ये दोस्ती के लायक नहीं है, इससे दोस्ती तोड़ दो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा ही दल में होता है। जब हम किसी दल के सदस्य हैं तो हमें अपने दल का साथ, अपनी पार्टी का साथ देना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरी पार्टी का, हमारी पार्टी कह रही है कि तुम्हें वोट करना है, हम नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा वोट, या फिर वोट करेगा तो अगेंस्ट में करेगा। पार्टी कह रही है भैया ये चीजें करनी है, वो कह रहा नहीं मैं तो नहीं करूंगा। तो ये क्या है? धोखेबाज। तो ऐसे धोखेबाज पर भी क्या लगता है? दल बदल कानून लगता है कि जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहा है या अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, तो क्या उसे ऐसे पार्टी के सदस्य को रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता मैम। ठीक है, आगे देखिएगा यहां पर आगे क्या है। अब देखिए, जब कोई निर्दलीय सदस्य यानी कि इंडिपेंडेंट मेंबर, मैंने आपको बताया है कि इंडिपेंडेंट मेंबर किसको कहते हैं मैम? इंडिपेंडेंट मेंबर उसको कहते हैं जो किसी पार्टी से नहीं होता बल्कि अकेले इलेक्शन लड़ता है, क्योंकि जनता उसे पसंद करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं निर्दलीय सदस्य, जो किसी भी पार्टी से नहीं है, लेकिन बाद में क्या करें, निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं कि इस पर भी दल बदल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये पहले इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट तरीके से इसने यहां पे जो है सदस्यता ली थी, और अब ये पार्टी ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, यदि कोई मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड सदस्य शपथ ग्रहण के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ कब लगेगा? जब 6 महीने बाद शामिल होगा, शपथ ग्रहण के 6 महीने बाद। जिस पार्टी से है उस पार्टी को छोड़कर फिर दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये दल बदलू है। इस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगाओ। ठीक है, तो ये आपके एंटी डिफेक्शन लॉज यहां पर लगेंगे, उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों यहां पर आपका दल बदल। अब बात आती है कि ये जो आपने डिस्क्वालिफिकेशंस बताई हैं, जो डिस्क्वालिफिकेशंस बताई हैं, अब मैं इसको आपको लिखकर समझाऊंगी, तो आपको वो लिखना है जो यहां पर मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, आर्टिकल 103, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्वेश्चन आता है, पहले मैं क्वेश्चन करती हूं। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी एमपी पर, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, एमपी पर दल बदल, एमपी पर निर्योग्यता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन, निर्योग्यता का प्रश्न उठता है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? ये प्रश्न बेटा एग्जाम में आता है। अब डिस्क्वालिफिकेशन अभी पढ़ी, भारत का नागरिक ना हो, मान लो पहले वो बन गया एमपी, उसने भारत की सिटीजनशिप छोड़ के अमेरिका की ले ली हो, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा? मैम उसने बताया मेरी मिनिमम मतलब मैं 25 साल से ऊपर हूं, लेकिन बाद में पता चला वो तो अभी 24 साल का ही है, तो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा मैम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 102 तोशी चंद्रकर, कहां दिमाग है आपका? अभी मैंने बताया है कि डिस्क्वालिफिकेशंस है उसमें।
निर्योग्यताएं हैं प्यारे बच्चे, अभी अभी मैंने बताया है। वो भारत का नागरिक ना हो, उसकी उम्र पूरी ना हो, वो लाभ के पद पर, मान लो आज एमपी बन गया, कल उसने गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा है, तो पता चल गया तो छुपके से गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो इसका डिसीजन कौन करेगा, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है, लेकिन निर्वाचन आयोग से, परामर्श के बाद। ठीक है, परामर्श यानी कि कंसल्ट, और निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। आगे लाइन लिखिएगा, कंप्लीट नहीं हुई है अभी, इलेक्शन कमीशन। राष्ट्रपति द्वारा लिया गया निर्णय, राष्ट्रपति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। निर्णय अंतिम यानी कि फाइनल होगा। क्लियर है? तो आर्टिकल 103, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था कि यहां पर, थैंक यू सुशील कुमार जी। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा और घुमाएगा एग्जामिनर और आगे आ जाएगा, ध्यान से सुनना। लेकिन निर्योग्यता का प्रश्न, ऐसे लिखना, यदि निर्योग्यता का प्रश्न, यदि निर्योग्यता का प्रश्न किसी एमपी पर, किसी एमपी चाहे लोकसभा या राज्यसभा पर दल बदल के आधार पर उठता है, दल बदल के आधार पर उठता है, तो इसका निर्णय, तो इसका निर्णय कौन लेगा। बेटा अगर आधार दल बदल है तो कौन लेगा, यह आपका अगला प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा। ये प्रश्न अगला कौन पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा। तो प्यारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, यहां पे अगर सदस्य, अगर लोकसभा सदस्य है तो निर्णय, तो निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा, तो निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा। और यदि राज्यसभा सदस्य है तो निर्णय सभापति यानी कि चेयरमैन, चेयरमैन सभापति लेगा। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यह आपको पता होना चाहिए। तो ये वाली जो बात है ये आर्टिकल 103 में, बाकी जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं सब पर डिसीजन कौन लेगा, राष्ट्रपति। लेकिन जो दल बदल वाली आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है उस पर डिसीजन कौन लेगा, उस पर डिसीजन लेगा आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति। यहां फिर डिसीजन प्रेसिडेंट नहीं लेते हैं अगर क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ का है। अब बात करते हैं कि यहां पर कार्यकाल, ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको लिखकर बताऊंगी। कार्यकाल,
कार्यकाल यानी कि टेन्योर, किसका कार्यकाल दिख रहे हैं हम? लोकसभा का। तो प्यारे बच्चों अगर सिंपल बोलूं तो 5 वर्ष। किस दिन से? प्रथम बैठक के दिन से। जिस दिन आपकी लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग प्रथम बैठक के दिन से, इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक रहता है। क्लियर? आगे आप बताएंगे क्या लोकसभा के कार्यकाल को, क्या लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? पहला क्वेश्चन, क्या लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आंसर आपको करना है। दूसरा, क्या लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व भंग किया जा सकता है? भंग लिखो, विघटन लिखो या इंग्लिश में डिसॉल्व लिखो। किया जा सकता है। ये 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपसे मेरे हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में बच्चे को जल्दी समझ में आता है। बच्चा कह रहा है यस मैम, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ये मैंने आपातकाल में आपको पढ़ाया है। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी में इलेक्शंस नहीं होते हैं, नेशनल इमरजेंसी के समय इलेक्शन नहीं होते हैं, तो बिल्कुल राष्ट्रीय आपातकाल, इंग्लिश में लिख देना नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के समय प्यारे बच्चों क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा पीएम के परामर्श पर, परामर्श यानी कि कंसल्ट, पीएम के परामर्श पर, तो पहले भी खत्म हो सकती है और बाद में भी। क्या आज तक बढ़ाया गया है? क्या मैम आज तक बढ़ाया गया है? जी, 5वीं और आपकी छठी, ध्यान से, सॉरी, 5वीं लोकसभा का एग्जाम्पल इसका लिखना। क्या लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है? इसका एग्जाम्पल यहां नोट में लिख रही हूं। 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को, कार्यकाल को 2 बार, 2 बार एक वर्ष के लिए, क्योंकि एक बार में एक ही वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, के लिए बढ़ाया गया, बढ़ाया गया। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल प्यारे बच्चों 2 बार बढ़ाया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहां पे वृद्धि की गई थी। एक बार आपका 1976 से 1977 और फिर 1977 से 1978, 2 बार प्यारे बच्चे कार्यकाल को बढ़ाया गया है। 2 बार आपके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल के बाद में कि आपके सदस्यों का शपथ ग्रहण। प्यारे प्यारे से बच्चों, आर्टिकल 99, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 99 के अनुसार लोकसभा
या राज्यसभा के सदस्यों को शपथ ठीक है। आर्टिकल 99 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है। और प्यारे बच्चों, 1 मिनट, ठीक है। अब बात आती है कि इनकी जो शपथ है, लिखना शपथ का प्रारूप, यानी कि इनकी शपथ का प्रारूप ड्राफ्ट ऑफ ओथ, शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 यानी शेड्यूल 3 में है। शेड्यूल 3 में दिया गया है। तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 99 के। और शपथ कहां पर है? शेड्यूल 3 में है। दीदी याद करने का कोई तरीका बता दो। भाई याद करने का बस एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में लेकर बैठें। अब प्यारे बच्चे, ये आपको स्लाइड से नोट करना है। देखो, अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। ये क्या है मैम? ये क्या है? इसका क्या मतलब है? तो देखो, ध्यान से सुनना। कोरम क्या होता है? चाहे लोकसभा की बैठक हो, राज्यसभा की हो, विधानसभा की हो, या प्यारे बच्चों विधान परिषद का। जी हाँ, मैं दवा खा रही थी बेटा। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोरम जरूर होना चाहिए। जैसे मैं एक शर्त रख दूं, ध्यान से सुनो। जैसे मैं कल एक शर्त रख दूं या आज एक शर्त रख दूं कि अगर कल से कम 500 बच्चे क्लास में होंगे तो ही मैं क्लास लूंगी। 500 बच्चे क्लास में होंगे तभी मैं क्लास लूंगी, वरना क्लास नहीं लूंगी। तो मैंने क्या फिक्स कर दिया? क्लास का एक मिनिमम नंबर फिक्स कर दिया कि कम से कम 500 सदस्य, 500 स्टूडेंट होने चाहिए, तभी मैं क्लास लूंगी। लेकिन क्या हो गया? लेकिन यहां पे 500 सदस्य नहीं आए। तो अभी आप ध्यान से सुनना पूरी बात। अगर मैं आपसे बात करूं तो कोरम आखिर क्या होता है, आखिर मैम गणपूर्ति क्या होती है? तो प्यारे बच्चे ध्यान से, गणपूर्ति होती है कि आपको किसी भी सदन में बैठक के लिए, किसी भी सदन में बैठक के लिए उस सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग, 1/10 भाग होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। यानी प्यारे प्यारे से बच्चों, अगर मुझे लोकसभा में बैठक करनी है तो 543 का 1/10 कंपलसरी है। अगर राज्यसभा में करनी है तो 245 का 1/10 मेंबर कंपलसरी है। यानी जिस सदन में बैठक करनी है उसमें इतने न्यूनतम जो हैं सदस्य होने चाहिए।
अगर इतने सदस्य नहीं होंगे तो बैठक नहीं होगी। तो आप यहां आगे भी लिख सकते हो, लिखिएगा। अगर गणपूर्ति यानी कि कोरम पूरा ना हो तो अध्यक्ष या सभापति बैठक को गणपूर्ति पूरी ना होने तक निलंबित यानी कि सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कि बैठक को रोक सकते हैं उतने समय तक जब तक कोरम पूरा नहीं होगा। जब तक कोरम पूरा नहीं होगा। तो कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, न्यूनतम सदस्यों की संख्या अगर किसी भी बैठक को करना है। अब मैम हम कौन सा लिखें? तो जाहिर सी बात है मैंने हाथ से लिख दिया है तो आपको ये लिखना है, ये नहीं लिखना। इंग्लिश मीडियम को क्या लिखना है? इसको लिखना है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये क्या होते हैं, इनके बारे में सब कुछ लिखकर बताऊंगी। अब आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि बच्चों का लगातार क्वेश्चन होता है कि मैम आखिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं ये कहां से आते हैं, ये क्या करते हैं। जरा ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, लिखना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। 6:30 तक क्लास रहेगी। जो बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं, कमेंट लेना ही बंद कर दिया मैंने अब इस टॉपिक पर। क्यों? क्योंकि आपका डेली यही रहता है, स्पीकर एंड डेपुटी स्पीकर स्पीकर एंड डेपुटी स्पीकर। मतलब मुझे इतनी चिंता है कि मैं बीमारी में भी आपकी क्लास ले रही हूं, है ना, और आपको बिल्कुल चिंता नहीं है अपनी। अब ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करती हूं तो दोनों के बारे में लिखना। पहली बात, ये दोनों लोकसभा के सदस्य यानी कि एमपी होते हैं। मतलब ये लोकसभा में ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, कहीं भी बाहर से नहीं आते। आखिर ये होते कौन है मैम? तो प्यारे बच्चे, इन दोनों के बारे में आर्टिकल 93 से 97 तक बात की गई है। ये कौन होते हैं? तो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ये लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। आगे, इन दोनों को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है। और प्यारे बच्चे यहां चुना के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? चूज करना। चुना जाता है। चलो मैं आपको आपकी तरफ लेकर चलती हूं और समझाती हूं। जैसे आप अपनी क्लास के मॉनिटर को कैसे चुनते थे? कहीं बाहर से लेकर आते थे या क्लास के अंदर से? जल्दी बताओ, कहां से चुनते थे? आपकी क्लास में जो मॉनिटर होता था, जिसको बोला जाता था कि क्लास का ध्यान रखना है, क्लास में मेंटेनेंस रखनी है, आपको व्यवस्था बनाकर रखनी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि मैम हम क्लास के अंदर से ही मॉनिटर को चुनते थे। ठीक है, तो यहां पे भी ये अंदर से ही चुने जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। जिस दिन आपकी नई लोकसभा बनती है
उस दिन जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो एक को क्या चुनते हैं, आपके क्लास मॉनिटर की तरह अपना अध्यक्ष, और दूसरे को क्या चुनते हैं, उपाध्यक्ष। मैम उपाध्यक्ष को क्यों चुनते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों कई बार अध्यक्ष की तबीयत भी खराब हो सकती है, अध्यक्ष त्याग पत्र भी दे सकता है, तो उस स्थिति को संभालने के लिए कि अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष, क्लास से लेते थे ना, तो ऐसे ही ये भी आपके लोकसभा के अंदर से, तो इन्हें चुना जाता है, इनका इलेक्शन नहीं होता, इन्हें चूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे प्यारे बच्चे अगला प्रश्न बच्चे का होता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो प्यारे बच्चों इनका कार्यकाल 5 वर्ष, क्योंकि लोकसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे का, त्यागपत्र किसको देते हैं। तो त्यागपत्र प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, अध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, यानी एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। ठीक है, ये त्यागपत्र हो गया। अब बात आती है हटाता कौन है। लोकसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा हटाया जाता है, हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है, पहले ध्यान रखिएगा, हटाया जाता है तो पहले क्या किया जाता है, 14 दिन पूर्व सूचना, आपका बिफोर 14 डेज का क्या दिया जाता है, नोटिस, बिफोर 14 डेज क्या दिया जाएगा प्यारे बच्चे, जिसको भी हटाना है, दोनों को हटाने का एक ही प्रोसीजर है, नोटिस। अध्यक्ष को हटाना है तो अध्यक्ष को नोटिस, उपाध्यक्ष को हटाना है तो उपाध्यक्ष को नोटिस। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरा, फिर क्या होगा, प्रस्ताव लोकसभा में पेश, फिर क्या होगा प्यारे बच्चे, प्रस्ताव पर चर्चा, प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ठीक है, प्रस्ताव पर चर्चा, इसको समझ लिया तो सब रिवीजन होगा आगे। चौथा, प्रस्ताव लोकसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत, साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से पास, सिंपल मेजॉरिटी से क्या हो जाएगा, पारित। यह आपको ध्यान रखना है। क्यों हटाया जाता है, जब लोकसभा सदस्यों को लगता है कि ये जो है गलत काम कर रहे हैं। इसलिए ये आपको ध्यान रखनी है बातें। बेटा जिस चीज पर आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, क्लास बंद करो, बंद करो, उतनी एनर्जी वेस्ट करो कि मुझे पढ़ना है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप चाहते हैं कि आप 4-5 महीने वेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो काम आपका 20 या 25 क्लास में हो रहा है, अगर ज्यादा पढ़कर, तो नुकसान नहीं है आपका, आपका फायदा है। कितने क्वेश्चन आएंगे यहां से, 2 से 3 क्वेश्चन, उसके लिए 1.5-2 महीने पढ़ते रहोगे। बताओ क्या समझदारी है इसमें, बताओ क्या समझदारी है। कोई समझदारी है, गुस्सा कर रहे हो, मतलब गुस्सा किस पे कर रहे हो ये भी नहीं देख रहे कि सामने टीचर खड़ा है, गुस्सा कर करके दिखा रहे हो मुझे। आगे आइए, हटाना हो गया। अब बात करते हैं कि जो उपाध्यक्ष है उसका कार्य क्या होता है।
उपाध्यक्ष का, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है बच्चा, इनकी शपथ। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इनकी कोई शपथ नहीं होती, इनकी कोई शपथ नहीं होती। अभी बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ रहा था, इनकी कोई शपथ नहीं होती, ये शपथ ले चुके होते हैं एमपी के रूप में। ठीक है, आगे देखो, अब आप पूछोगे उपाध्यक्ष का कार्य। तो बेटा जरा ध्यान से सुनना, फंक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, फंक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, फंक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। पहला वो लिखिएगा कार्य, यदि अध्यक्ष का पद, यदि अध्यक्ष का पद किसी कारण, किसी कारण रिक्त यानी कि वैकेंट, रिक्त हो जाए या और वह अपने पद पर अनुपस्थित, अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, तब उपाध्यक्ष, तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, में कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, तो ये अध्यक्ष के कार्य हैं। क्योंकि वो लोकसभा में अध्यक्ष है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और जो काम लोकसभा अध्यक्ष के हैं वही काम आपके विधानसभा अध्यक्ष के हैं। तो क्या क्या काम होते हैं? पहला काम होता है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता, ये अध्यक्ष के कार्य हैं। लोकसभा में जो भी मीटिंग होती है वो हेड बन के बैठा होता है। अगर आपने लोकसभा को कभी भी टीवी चैनल पे देखा है तो एक अध्यक्ष बैठे हुए होते हैं, और प्यारे बच्चों वो अध्यक्ष उनको कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो ये क्या करते हैं, मतलब वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं चीजों को। तो ये क्या होते हैं, उस बैठक के अध्यक्ष होते हैं। जो भी लोकसभा में मीटिंग होंगी उस सबके चेयरमैन कौन होंगे, यही होंगे। आगे, वह सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे मॉनिटर की ड्यूटी होती है क्लास को शांत रखना, ऐसे ही इनकी ड्यूटी होती है कि लोकसभा में प्यारे प्यारे बच्चों शांति व्यवस्था बनाए रखना इसका काम होता है। तीसरा, वह दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है और सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। ये दोनों आपकी शक्तियां किसकी हैं? स्थगित कब करेगा, जब गणपूर्ति पूरी नहीं होगी। और ये वाली जो इंग्लिश है वो इसकी है, इसकी इंग्लिश है, ठीक है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, ये सब आपको लिखना है स्लाइड पर, जिस पर मैंने राइट लगाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेतन बेटा एमपी का ही मिलता है इनको। अच्छा अध्यक्ष की सैलरी बता देती हूं, आपने पूछी है अध्यक्ष का वेतन कितना होता है। अध्यक्ष का वेतन होगा प्यारे बच्चे 4 लाख, 4 लाख रुपए प्रति माह, यानी पर मंथ। बता दिया सैलरी। जी हां, प्रेजेंट में आपके अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला साहब, ठीक है। आगे देखिए इनका कार्य, और यहां पे लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में वही अध्यक्ष होता है।
जब आपकी लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी, जॉइंट सेशन होगा, तो वहां पर चेयरमैन कौन होगा? स्पीकर। ये लास्ट चल रहा है, उसके बाद छोड़ दूंगी, ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता क्वेश्चन आता है, कौन करता है? तो आप कहोगे कि वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष ही करता है। कि किस बिल को मनी बिल कहेंगे, ये कौन डिसीजन लेगा? तो मैम अध्यक्ष लेगा, स्पीकर लेगा, ये उसका काम है। और लास्ट देखिएगा, सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का यूज करता है। बेटा देखो, अगर लोकसभा में कोई भी डिसीजन आता है तो उसमें वोटिंग होती है। अब वोटिंग करके क्या होता है? या तो आपका पक्ष में वोटिंग होती है, विपक्ष में। तो अब मैं आपसे ये बोलूं कि एक तरफ पक्ष यानी कि फेवर कर रहे हैं जो, और एक तरफ है विपक्ष। जैसे मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूं। लोकसभा में एक बिल आया है, और वो बिल है कि अब आपका एक नया कानून बनने वाला है। और वो कानून क्या है? कानून जैसे क्या बनाना है कि अगर कोई भी किसी के भी साथ में भेदभाव करेगा तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, जैसे आर्टिकल 15 को लेकर। तो कुछ लोगों ने कहा कानून सही है, तो पक्ष में भी कितने वोट पड़े? 50, और विपक्ष में भी कितने पड़ गए? 50। तो बताओ जजमेंट हो पाएगा? क्या निर्णय हो पाएगा? मैम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल वोटिंग है। तो यहां पे अब अध्यक्ष इस कंडीशन में वोट करेगा, या तो वो अपना वोट पक्ष में देगा, अगर जैसे ही पक्ष में देगा तो पास हो जाएगा, या फिर अपना वोट विपक्ष में देगा, अगर विपक्ष में देगा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो फिर वो डिसीजन फेल हो जाएगा। सब वोटिंग के आधार पर होता है यहां पे। लेकिन आप मुझसे बोलें कि अगर वोटिंग 60-40 है तो वोट नहीं देगा, अगर वोटिंग 70-30 है तो भी वोट नहीं देगा। वो केवल वोट तब देगा जब यहां पे टाई अप हो जाएगा, जब दोनों तरफ इक्वल वोट पड़ जाएंगे तब। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी राज्यसभा, और आपके पास वही पीडीएफ जाएगी जिसमें आपको लिखना है। और ध्यान से सुनो, मैं एक काम करने वाली हूं, जो आपको लिखना है उस पे इस तरीके का स्टार बना हुआ होगा, तो समझ जाना कि उसको आपको लिखना है। टाइम क्या रहेगा? टाइम तो सेम ही रहेगा, 5 बजे ही रहेगा, ठीक है, टाइम सेम रहेगा कल। तो आज के लिए प्यारे बच्चों हम यहीं पे छोड़ते हैं क्लास को। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे, गुड नाइट एवरीवन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मुस्कुराते हुए जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।